नमस्कार, जय श्री राम, प्रणाम। हमारे साथ जुड़ चुके हैं गुरुदेव भाऊ तोरसेकर सर। और 80वां स्वतंत्रता दिवस आज मनाया गया, तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक पिक्चर वो जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लाल किले के प्राचीर से ध्वजारोहण कर रहे थे, और एक तस्वीर वो भी आई जहां हमने वंदे मातरम से समस्या होते देखा। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बड़ी प्रॉब्लम हुई। मैं उसकी कुछ तस्वीरें दिखा दूं। और सोनिया गांधी ने तो उसमें किसी को करने की भी कुछ जरूरत नहीं पड़ी। सोनिया गांधी ने खुद मना कर दिया, बोला ये क्या प्ले करके रखा है। तो एक तरफ तो ये चीज है कि लाल किले के प्राचीर से ध्वजारोहण हुआ, और दूसरी तरफ वैसे तो 2 दिन पहले भी राहुल गांधी ने अपमानित किया था, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ वो भी मैं दिखा देता हूं दर्शकों को, ताकि अपडेट मिल जाए। सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों खड़े थे, वंदे मातरम हो रहा था और ऑब्जेक्शन वहीं चालू। तुम्हें वर्मा त्वं हि प्राणा शरीरे बहुते तुम्हें मां शक्ति। आप देख सकते हैं यहाँ बंद करवाने बोला गया कि भाई ये क्या बजा दिया हमारे कांग्रेस ऑफिस में, वंदे मातरम कैसे बज सकता है। ये वो गांधी नेहरू जीवन भर वंदे मातरम बोलते रहे। गुरुजी प्रणाम, चरण स्पर्श। कहां थे, कहां चले आए। नंगा करके रख दिया मोदी ने, बिना कुछ बोले, बिना एक डंडा मारे। नहीं, ये नंगा करने की जरूरत ही नहीं ना, ये तो खुद नंगे होते जा रहे। मोदी उकसाते हैं, मोदी नंगा नहीं करते, ये फर्क है। ऐसा उकसाएंगे कि वे खुद कपड़े निकालना शुरू करते, तो वो मोदी को करने की जरूरत नहीं है। अभी मुझे दोपहर को मैं इसके साथ आदि अचिंत के साथ बोला, ये सब बोल रहे मोदी हार गए। मैंने बोला बिल्कुल हार गए। मुझे पहले बोलो जीते कब थे। 25 साल से 2002 से लेकर 26 तक मोदी रोज हार रहे। अब आज अगर नई सिरे से वो जीत रहे तो पहले हार रहे, तो पहले जीते कहा वो तो बताओ। किसको पता नहीं मोदी कभी जीते थे। तो इसलिए चलता रहता है। ये अपनी अपनी भ्रमजाल में इतने फंसे हैं कि उनको समझ में नहीं आता तो क्या करे, बौखलाए है। और मोदी जी, देखो एक बात है, मोदी या शाह हो, वो गलतियां भी सोच समझ कर करते हैं। ये पहले बात समझो। अरे नहीं, हो गई, गलती हो गई, ऐसे बिल्कुल नहीं है। सोच समझ कर गलती करते हैं। अब एफसीआरए का मामला ले लो। एफसीआरए सिंपल मेजोरिटी से पास हो सकता था, उन्होंने नहीं किया, जेपीसी में भेज दिया। अब जेपीसी में क्यों भेजा कि एफसीआरए पर हाउस में चर्चा ही नहीं चाहते। अब जेपीसी में भेज दिया तो जेपीसी की कमेटी अपॉइंट करेगा कौन? स्पीकर। स्पीकर हर पार्टी का अच्छा बोलने वाला समझदार जो कोई है उसको उसमें इंक्लूड करेंगे। अब जेपीसी में इसकी 2-3 महीने चर्चा होगी, नया ड्राफ्ट तैयार होगा, आ जाएगा, तो वो जब पास करने के लिए हाउस में आता है उस वक्त जेपीसी का मेंबर हाउस में भाषण नहीं कर सकता। समझे? इसको बोलते हैं उगली। यानी सारे अपोजिशन के अच्छे वक्ता है वो जेपीसी में ज्वाइन करेंगे और उनको हाउस में बोलने नहीं देंगे। अब इनको पता नहीं, ये तो बोला बैकफुट पर गए, बैकफुट पर गए, बैकफुट पर। अबे गधो, वो बैकफुट पर क्यों गए वो तो देखो जरा। बैकफुट पर गए, लेकिन बैकफुट से उन्हें स्क्वायर कट तो मार दिया, 4 तो निकल गई है। गुरुजी मैं भी वही बोल रहा था कि अगर गुंडप्पा विश्वनाथ को स्क्वायर कट मारना है तो बैकफुट पे ही तो जाएगा। बिल्कुल। अब बैकफुट बात सही है, लेकिन बैकफुट पर जाकर किया क्या वो इम्पोर्टेंट है ना। हाँ, बात तो सही है। तो ये मोदी जी, अब उनको मालूम है कि अर्बन नक्सल के जगह दिमागी नक्सल बोला, वो अकल के नक्सल बोला। अरे शब्द बदलते जाएंगे, तुम कितने इरिटेट होते रहोगे। वो मुझे मैंने कई बार अलग अलग पॉडकास्ट में बात बताई है। बाला साहब ठाकरे का उनको पहले बार जो सिक्योरिटी दी गई थी वो खालिस्तान के कारण थी। खलिस्तानियों ने धमकी दी थी
तो वो शिवाजी पार्क में भाषण करते हुए एक बार बोले, अरे ये लोग मुझे क्या मारेंगे, इनका प्रेजेंस ऑफ माइंड तो होता नहीं। तो उसका उन्होंने एक केस बोला, क्रिकेट की रही है, आखिरी बॉल पर अब 6 या 4 चाहिए और ये सब खड़े होकर देख रहे, लास्ट बॉल वगैरह। तो एक पीछे से कोई बोला, ए मणिंदर नीचे बैठ, मुझे मैच नहीं दिखाई दे। तो ये पीछे घूमकर बोलता है, मेरा नाम मणिंदर नहीं है। तब तक बॉल निकल गया, 4 हो गई, मैच खत्म। और बाद में बोलता है, अरे यार मेरे को नहीं दिखाई दिया। बाद में किसी फुटबॉल मैच में आखिरी मिनट है, आखिरी सेकंड है और गोल होगा कि नहीं, पीछे से कोई बोलता है मणिंदर नीचे बैठ, तो ये घूमकर बोलता है मेरा नाम मणिंदर नहीं है। अबे नाम मणिंदर नहीं है तो क्यों सुनता है और जवाब दे रहा है? कांग्रेस मणिंदर तो तू मुड़कर पीछे मैच देखने को आया या मणिंदर नाम है बोलने को आया? और पीछे वाला भी बोले तू अगर मणिंदर नहीं है तो मुड़ता क्यों है? तो ये देखो सब दिमागी नक्सल सब मुड़कर मुझे ही बोला है, अभी क्या बोलेंगे? मैं तो आश्चर्यचकित हूँ, खुद दिमागी नक्सल के लिए वो जस्टिफाई कर रहे हैं। और एक किस्सा आपको बोलता हूँ, जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे, मनमोहन सिंह थे, और जब वो 2013 में कैंपेन को निकले 2014 के लिए, तो उन्होंने एक जगह भाषण किया कि जब न्यूयॉर्क में नवाज शरीफ बोला था, ये तो गांव में कुएं पर रोने वाली कोई बहू होती है, वैसे आपके प्राइम मिनिस्टर है, देहाती औरत। हाँ, तो मोदी ने कहा था कि कम से कम उस वक्त वहां जो हमारे इंडियन जर्नलिस्ट है उनको निषेध व्यक्त करके निकल जाना चाहिए था। उन्होंने नाम किसी का नहीं लिया था, नाम नहीं लिया था। आधे घंटे बाद एनडीटीवी पर बरखा दत्त सामने आ गई और बोल रही मैं उससे पहले ही निकल गई थी। अरे उन्होंने तेरा नाम तो नहीं लिया ना, किसी को पता नहीं था मोदी ने जिक्र किया है तो किसका जिक्र किया है। और यहां तक नहीं, बरखा दत्त बोली मैं तो नहीं थी, मैं तो पहले ही निकल गई थी। फिर वो कौन हमीद मीर पाकिस्तान का रिपोर्टर, उसका इंटरव्यू लिया उसने, किन्ने ने ममता पहले निकल गई थी वगैरह वगैरह। तो ये तरीका होता है चोरों को पकड़ने का, जो मोडस ऑपरेंडी होती है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का एक तरीका होता है। तो उसमें वो क्या करते हैं, जो क्रिमिनल नहीं है उसको भी पकड़कर अंदर डाल देते और उस पर ये आरोप वगैरह लगाएंगे। तो जो असली क्रिमिनल है उसको लगता है कि चलो मैं तो छूट गया, वो आराम से बाहर छुपा हुआ होता है, घूमकर निकलकर बातें करना लगता है, इनके सामने आ जाता है, मिल जाता है, ढूंढने की जरूरत नहीं। ये भी ठीक है। दिमागी नक्सल जो है ये खुद अपने आप बाहर आने लगे। ये दिमागी नक्सल भी नहीं है, ये दिमागी कॉकरोच है। वो हिट का मारो, वो क्या होता है, वो फवारा मारो तो जहाँ छुपे वहां से कॉकरोच निकल आते हैं, ऐसे कॉकरोच निकले। ये गधे हम ही दिमागी नक्सल है बोल रहे, लेकिन अक्सर में दिमागी कॉकरोच है। थोड़ा सा उकसाया नहीं तो बाहर आ गए। गुरुजी आज लेकिन हम सब के लिए बहुत बड़ा दिन है। हम लोग मतलब चाहे आपका चैनल रहा हो, ओमकार सर का जयपुर डायलॉग्स, अभिषेक तिवारी शो, हम लोग लगातार बोल रहे थे कि ये जो इंडिविजुअल कोचिंग सेंटर है ये बच्चों के दिमाग से बहुत ज्यादा खेल रहे हैं। आज मोदी जी ने सीधा ही लाल किले से खेल दिया और एकदम फ्री हिट पे 6 मारा है, जो उस पे मैं चाह रहा था आपका एक्सपर्ट कमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट आज बात बोल दी है। बहुत बड़ा बोझ बन चुका है कोचिंग क्लासेस की स्पर्धा। हर माँ बाप को लग रहा है कि कोचिंग क्लास में बच्चे को नहीं भेजा तो हम प्रतिष्ठित परिवार नहीं है। इन गरीब और मिडिल क्लास परिवारों की हम चिंता करते हुए हजारों करोड़ रुपए का उनका खर्च है वो भी बचे, बेटे भी अपने आसपास रह सके, उनकी देखभाल हो सके, परिवार पर आर्थिक बोझ न आए। और इसलिए हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को
फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं हमेशा सर जी, अब ये कोचिंग माफिया क्या करेगा गुरुजी? तो कोचिंग माफिया को छोड़ दो, इसमें एक बड़ा गेम बहुत सारे तुम्हारे भी दिमाग में नहीं आया। वो दिमाग से नक्सल निकाल दो तो ये दिमाग में आ जाएगा। चलिए इसका निकाल। मतलब समझते, देश के कोने कोने में फैले हुए बच्चों के लिए अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी तो उससे रोजगार तो बनता है ना भाई। वहां बनता है। बहुत सारे बड़े, ये जो नाम वाले बड़े बड़े कोई है, उनसे कोई मतलब नहीं है। उनसे भी ठीक है, ए नंबर के नहीं, बी क्लास के, सी क्लास के तो टीचर बड़े हैं ना, बहुत है। उनको खड़ा कर देंगे तो कितना रोजगार पैदा हो गया। देखो पूरे देश में अलग अलग परीक्षा के लिए 2-3 लाख टीचर्स की सुविधा खड़ी हो गई। बिल्कुल उनको बिल्कुल। जो कुछ बेसिक मिनिमम तो दे दी गई गवर्नमेंट, तो उनके लिए रोजगार हो गया। और ये जो हम ही बैठे हैं, हम ही सबसे बड़े क्वालिटी ब्रांड वाले हैं, वो ब्रांड वाले खत्म हो जाएंगे। तो ये जो देखो ये गेम होता है, ऊपर से दिखाई नहीं देता ये कितना बड़ा गेम है। जिन्होंने एक्चुअली पेपर लीक किया है वो तो कोचिंग क्लास वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो मैं कह रहा हूँ हो गई कि उनके क्लास में बड़ी बड़ी फीस भर के जाने की जरूरत नहीं। यहां से उठकर कोटा में जाकर बैठो या दिल्ली में आकर बैठो या मुंबई पुणे में जाकर बैठो, बच्चों को उसकी जरूरत नहीं, घर में बैठ के हो सकता है। तो पलायन की बहुत बड़ी यही ट्रेनिंग देने वाले कम से कम 1-1.5 लाख अच्छे टीचर मिलेंगे, जिनको बड़ी अपेक्षा नहीं है, लेकिन वो काम करना चाहते हैं। तो उनके लिए सुविधा, उनका कोऑर्डिनेशन होगा तो अपने आप ये मामला खत्म हो जाएगा कोचिंग का। इन्होंने जो गुब्बारा फुला कर रखा है कि बस हमारे पास आ जाओ। एक बात समझ लो आप कि आपके पास 1000 बच्चे आ गए, उसमें से 12 लिस्ट में आ गए, आप उनकी ऐड करते हो तो उसमें 1000 में से 988 जो है वो तो लिस्ट में नहीं आए, तुम उसकी ऐड करते हो। ये कैंपेन चलाना पड़ेगा, हमको कैंपेन चलाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। इनके पास पैसा खर्चा करके मत जाओ। टीचर आपको मिलेंगे लेकिन पेरेंट को अपने बच्चे के पीछे डटकर खड़ा रहना पड़ेगा, उसकी हिम्मत बढ़ाओ। उसका टैलेंट है, वो टैलेंट है, उसकी मदद करो। उसके लिए लीक हुआ पेपर लाखों में खरीदी मत करो, उसका टैलेंट बढ़ाओ। तो ये एक तरीके से बच्चे और पेरेंट्स दोनों की हिम्मत बढ़ाने वाला कोई कदम होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका परिणाम मिलेगा। गुरुजी बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब मैं बिहार के संदर्भ में बताता हूँ, मतलब माँ बाप अपने गाढ़ी कमाई और भी देते हैं और बच्चे को बड़ा मतलब सीने के ऊपर पत्थर रख के बाहर भेजते हैं कि तुम पुणे चले जाओ, महाराष्ट्र चले जाओ, दिल्ली, बेंगलोर, कलकत्ता, कहाँ नहीं भेजते हैं। और वहां भी पेपर लीक जैसी समस्या है, कोचिंग माफिया। अभी लातूर एक नया हब बन गया है इसका। 10वीं से बच्चे भेजे जाते हैं लातूर में, वहां जाकर रहेंगे। उनके लिए हॉस्टल होता है, नहीं तो पेइंग गेस्ट जैसी सुविधा खड़ी हो जाती है, उनके लिए मेस बनती है। ये बड़ा बिजनेस बन गया। कोचिंग इज अ बिग बिजनेस। और यहाँ तक आ गया कि एक दूसरे पर गोली चलाने लगे। हाँ, वो तो हमने देखा। तो ये तो इसको तो रोका जाएगा, बिल्कुल रोका जाएगा, लेकिन ढंग से रोका जाएगा, ढंग से। गुरुजी इसी में एक पॉइंट है, जो जंतर मंतर पे हुआ उसमें कोचिंग माफिया का बहुत बड़ा हाथ था। बहुत सारे कोचिंग माफिया के कोचिंग गुरु आए थे, कॉकरोचों के साथ मिलकर के वो प्रोटेस्ट हो रहा था जंतर मंतर पे, अभिनव मैथ्स वगैरह। जंतर मंतर पर जो हुआ ना, उसका आपको उसका कॉम्बिनेशन समझना चाहिए। जब दंगा फसाद होता है ना तो हर कोई जाकर हाथ धोकर लेता है, बहती गंगा है चलो हाथ धो लो।
तो वो कोचिंग माफिया वाले आ गए, नक्सलाइट आ गए, ये जेएनयू वाले डफली वाले आ गए, हर कोई आता है वहां। मुझे मालूम, एक बार मुंबई में दंगा हुआ था, मैं दादर स्टेशन पर था, तो वो स्टॉल लूटा गया, तो पूरा स्टॉल पर जो सामान था, बिस्किट या सिगरेट वगैरह, तो एक पड़ा हुआ सिगरेट का पैकेट मैंने भी उठाया। लोगों को क्यों बोलूं, मैं बोल रहा हूं। तो वो मॉब मेंटेलिटी होती है ना, तो मॉब मेंटेलिटी में आप अपना सोच नहीं सकते। जब मॉब होता है उसमें आप इंडिविजुअली सोचना बंद कर देते हो, आपको पता नहीं चलता आपके हाथ में पत्थर कब आया। तो ये बच्चियां बच्चे जो गाली वगैरह दे रहे थे ना, उनका मुझे गुस्सा नहीं है उन पर, मैं डिप्रेस हो गया उससे, क्योंकि उन बच्चों को पता नहीं चला कि उनके मुंह से कौन से शब्द निकल रहे, क्योंकि ये मॉब मेंटेलिटी होती है ना, उस पर मैंने बहुत सारा स्टडी किया है, कभी उस पर भी बोलेंगे। तो ऐसा लगता है कि किसी एक की आइडिया आई तो उठा लेते हैं और सबको लगता है ये मेरी सोच है, वो उसकी सोच नहीं होती, वो मॉब की सोच होती है। और उस तरीके से बिहेव करना, देखो बंदरों को हमने वो नेशनल ज्योग्राफी हो या डिस्कवरी हो, उधर तुमने बंदरों को देखा होगा, चींटियों को देखा होगा, जो एक झुंड जैसे रहते, उनकी अपनी अपनी अलग सोच नहीं होती। इस जगह घूमो तो इस जगह दौड़ो तो इसको दो, सामने वाला दिखाई देता है उसको मारो, क्यों मारो भाई, वो सोचेगा नहीं, वो हम में से नहीं है, बस उसको गाली दे दो, उस पर पत्थर मारो। इसको झुंड का विचार बोलते हैं, क्योंकि झुंड मुंह छुपाकर जहां काम होता है उसको झुंड बोलते हैं। गड़बड़ ये हो गई है कि आज लाखों लाखों कैमरे आ गए, इसलिए चेहरा कितना भी झुंड में छुप जाए तो भी पकड़ा जाता है, ये प्रॉब्लम हो गई। पुराने जमाने में ये जो पत्थरबाजी होती थी, आगजनी होती थी, उसका कोई फोटो निकालो तो कहीं से इतना सा छोटा सा होता था नहीं। अब जगह जगह सीसीटीवी लगे हैं, इधर कैमरे लगे हुए, हर एक के फोन में कैमरा है, तो इसलिए चेहरा छुपता नहीं, ये गड़बड़ हो गई। फेयर है ना, फेयर है ना। तो दर्शकों, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। 30 मिनट का ही शो रखेंगे, उसमें प्रश्न भी लेना है 2-3, तो वो भी हम ले लेंगे। एक आखिरी, कल गुरुजी पाकिस्तान ने 14 तारीख था और एक बार फिर से अपने पुराने स्टाइल में धमकी दी, कहा कि इंडिया अगर पानी नहीं छोड़ता है, इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड नहीं करता है, तो हम सबक सिखाएंगे इंडिया को, वो हम ये करेंगे। पाकिस्तान के पानी की एक एक बूंद हमारी रेड लाइन है। भारत राय रास्त पर ना आया तो उसे राय रास्त जवाब दिया जाएगा। जी गुरुजी। ये कौन था, राहुल गांधी था क्या? ये पाकिस्तान का राहुल गांधी था, शहबाज शरीफ। जो जिसको कोई सीरियसली नहीं होता, ये राहुल गांधी होता है ना। कांग्रेस वाले छोड़कर कांग्रेस वाले और इकोसिस्टम के जर्नलिस्ट छोड़ो तो राहुल गांधी को कौन सीरियसली लेता है? कोई नहीं लेता नहीं। तो वैसे ही ये शाहबाज भी है, एक एक बूंद, अरे गधे 1.5 साल हो गया पानी बंद करके, तो अभी क्या धमकी दे रहा है? मराठी में ये जो शब्द है ना, पानी छोड़ना पड़ेगा, तो हमारे मराठी में एक कहावत है, पानी छोड़ ले, यानी तुम्हें कुछ उधारी देना है मुझे, और मैं बार बार बोल के भी नहीं दे रहा, तो बोलते जानो मैंने उस पर पानी छोड़ दिया, यानी तुमने माफ कर दिया। तो पानी कैसे छोड़ेगी यार? नहीं छोड़ेगी। तुमने जो गलती की है पहलगाम में, उस पर पानी नहीं छोड़ेंगे, मराठी में भी नहीं, हिंदी में भी नहीं। लेकिन ये जो बेचैनी है पूरे चीज को लेकर के, कि भाई अमित शाह ने, कल वो फोटो आपने देखी होगी कि जो नक्सली महिलाएं थी वो बंदूक छोड़ करके वो रैंप वॉक कर रही थी, लेनिन का नारा लगाने वाले, लेनिन की साड़ी पहन के वो पूरा मॉडल बन करके घूम रही थी। तो इस परिवर्तन से काफी लेफ्ट इकोसिस्टम बेचैन है, बोला हम क्या करेंगे अब, हम तो डफली बजा के इनको बंदूक बेच रहे थे, देश में इकोसिस्टम में वो खलबली है कि हम बंदूक फिर किसको बेचेंगे।
तो अमित शाह को हटाना पड़ेगा। मोदी जी को छोड़ के सर अमित शाह के ऊपर ये इतना अटैक क्यों हो रहा है? नहीं, उनको मालूम है अमित शाह और मोदी एक द्वैत है, इनको इधर या उधर करके नहीं चलेगा। ये अपने अपने तरीके से, वो थोड़ा आराम करता है, वो जाकर बैटिंग करता है, वो नॉन स्ट्राइकर एंड पर रहता है, फिर ये उधर जाएगा, ये नॉन स्ट्राइकर एंड पर आता है। बैटिंग दोनों भी जोर शोर से करते हैं ना, रन संख्या तो बढ़ रही है, तो इनकी जोड़ी तोड़नी पड़ेगी। तो बोलते हैं ना, जोड़ी तोड़नी पड़ती है। लेकिन अगर इसके लिए काम करना पड़ेगा ना, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आपको काम करना पड़ेगा। हमारे यहाँ जो हर कोई राजनीति से लेकर हर कोई, बेरोजगारी बड़ा प्रॉब्लम है। अरे नहीं यार, पगार ये बड़ा प्रॉब्लम है। आपको किसी को रोजगार नहीं चाहिए, आपको बिना काम का पगार चाहिए, समझे? सही बात। वो प्रॉब्लम है, बिना काम का पगार चाहिए। तो रोजगार नहीं, पगार का प्रॉब्लम है। बाकी जहां जहां जो जो काम करना है करते हैं ना। अब इसरो से निकलकर वो दो लड़कों ने एक कंपनी बनाई और अपना खुद का रॉकेट सेंटर वगैरह बना दिया, तो कहां कम है? बहुत सारे बच्चे अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। तुमको काम चाहिए, आ जाओ, हमारे यहाँ ब्रिज बन रहे, रोड बन रहे। राजीव सरदेसाई को इतनी बेरोजगारी की तकलीफ हो रही है, तो आ जाओ, घमेला उठाओ, मिट्टी उठाओ, खड़ी उठाओ, काम कर लो। कहाँ है बेरोजगारी? बेरोजगारी है इसका मतलब हमको बिना काम का पगार देने वाला कोई काम नहीं है, ये प्रॉब्लम है। तो वो प्रॉब्लम तो सॉल्व होगा नहीं, कौन सी भी गवर्नमेंट लाओ आपको। हाँ, लेकिन एक बात समझ लो, एक बात इनको ढंग से अगर ये समझना चाहते तो मैं एक इशारा देता हूं। जी गुरुजी। आप लेफ्ट के लोग जो है, सेक्युलर लोग है, वो योगी आदित्यनाथ के लिए हाईवे बना रहे हैं कि भैया ये मोदी से नहीं होगा, हमको सर फोड़ के लेने हैं। ये मोदी तो हमारा सर नहीं फोड़ेगा, अमित शाह भी नहीं छोड़ेगा, ये सारा ज्यादा से ज्यादा पैलेट गन चलेगा। असली गोली चलाने वाला, एनकाउंटर वाला प्राइम मिनिस्टर चाहिए। तो वो कौन है? योगी। हाँ, ये योगी के लिए रास्ता खोल रहे। अगर आपने वाजपेयी की सरकार चलने दी होती तो मोदी आता ही नहीं, ये बात पहले समझ लो। एकदम ठीक बात। तो आप बोलते नहीं, देखो डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको कोई डोज देता है, कोई दवाई देता है, हाँ ये इतना ले लो, ये इतना ले लो, दिन में सिर्फ एक बार ले लो, फिर बोलेगा दिन में 2 बार ले लो, सुबह ले लो, रात में सोने से पहले ले लो, फिर बोलेगा अभी नहीं हुआ, अच्छा दोपहर को एक ले लो। डोज बढ़ते जाता है ना। तो वाजपेयी नहीं चलेगा, मोदी नहीं, अमित शाह नहीं, ठीक है भाई, एक काम करो, इसको सबसे बड़ा डोज दे दो, आदित्यनाथ को ही लाओ। आदित्यनाथ बोलता कहाँ है? पहले गोली चलती है, बाद में बोलता है। तो ये लोगों के दिमाग में, अब जिन लोगों ने देखा है कॉकरोच आंदोलन या बाकी सब, राहुल गांधी को देखा है, तो बोलेंगे नहीं भाई, इसके लिए तो योगी आदित्यनाथ चाहिए। ठीक नहीं तो बोलेगा ये जो मैं नाम लूंगा 40 लोगों को पूरे सेशन के लिए हटाओ, हमको हाउस चलाना है। ये कौन करेगा? आदित्यनाथ। तो ये आदित्यनाथ को लाओ ना। आप लोगों के दिमाग में क्या डाल रहे हो सोचो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। नहीं, बहुत सीरियस बात आपने बोली, क्योंकि यूपी में यही हुआ। नहीं कर रहा हूं। लोग, आम आदमी किस ढंग से सोचता है, नहीं यूपी में यही हुआ इस बार। ये देखो आप कि अगर अरे 4 लोगों को लाठी मारो, भगाओ सालों को, गंदगी कर रहे, ये अगर आप नहीं करोगे तो योगी करेगा। ये लोगों को लगता है लोग बोलते हैं, ये समझो। वो बोलने लगे हैं, लोग बोलने लगे हैं। और जिस ढंग से मैंने 3 हफ्ते पहले एक मराठी में वीडियो डाला था, थोड़ा इंतजार करो। ये जो कॉकरोच समर्थक है ना, उनको तृणमूल वालों जैसी ट्रीटमेंट मिलेगी।
उसको हॉल से भगाया गया, उसको पार्क से भी रेसिडेंट लोगों ने भगाया कि नहीं नहीं ये गंदगी नहीं चाहिए। समझ रहे हो? समझ लो। तो ये खुद ऐसी सिचुएशन बना रहे कि मोदी चुपचाप बैठेगा लेकिन लोग ही इनको भगाएंगे। और कानून क्या होता है? कानून जब तक लोग मानते हैं तब तक कानून होता है। कानून की ताकत क्या है? उसको आम जनता की मान्यता होती है। बिल्कुल। मेरा बच्चा मैंने एक स्कूल में डाला है, अगर स्कूल में ढंग से पढ़ाया नहीं जाता तो मैं उसको निकालकर खुद पढ़ाना शुरू करता हूं। तो कानून मैंने हाथ में लिया, जनता ने, ये बात गलत है। कानून जनता का ही होता है। उसने अपॉइंट किया है, प्राइम मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है, पुलिस है, प्रशासन है, वो हमारे नौकर है। अगर वो ढंग से काम नहीं कर रहे उनको हटाएंगे और हम करेंगे। तो दिल्ली में पार्क में से कॉकरोचों को लोगों ने हटाया, इसका मतलब लोग बोल रहे हैं कि सरकार नहीं करेगी तो हम करेंगे, ये गंदगी हमें नहीं चाहिए। जो वही बात बंगाल में हुई है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और असली लोकतंत्र आ जाएगा। ये बोलते ना, लोकतंत्र बचाने के लिए लोग रास्ते पर उतर रहे हैं। हाँ, ये कोई टीवी की बहस से, टीवी की डिबेट से लोकतंत्र बचेगा नहीं। जब लोग उतरते हैं, अभी तो जाग जाओ। हाँ, जागेंगे तो पहले तेरे कमर में लात मारेंगे। ये लोग जंतर मंतर पर नहीं पहुंचे थे, लेकिन अपनी सोसाइटी की पार्क में कॉकरोच पहुंच गए तो उनको लात मारकर भगा दिया। अब तो ढूंढे जा रहे हैं, एक कॉकरोच को ढूंढ ढूंढ के ये किया है। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। विघ्नेश भाई, थैंक यू सो मच ज्वाइन बटन लेने के लिए। स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। चांचर भाई बोल रहे हैं। उस्ताद भाई का एक और कमेंट है, आप दोनों जितनी दूर भाजपा और संघ में पहुंचे, कृपया ये बात पहुंचाइए कि सामाजिक माध्यम से मोदी जी और भाजपा के खिलाफ बढ़ती हुई नकारात्मकता, जैसे मोदी सवर्ण विरोधी है, इसको तुरंत रोकने की जरूरत है। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है और ये वेल प्लान किया जा रहा है, क्योंकि राजद में भी उस प्रकार के लोग हैं जो तिवारी टाइटल के होंगे, पांडे टाइटल के लोग समाजवादी पार्टी में भी है। वो समझ गए कि भाई ओबीसी नहीं टूट रहा है, दलित कभी हमारा वोटर था वो भी नहीं टूट रहा है। और जब नया वोटर कहीं भी शिफ्ट होता है टेक्टोनिक रूप से, तो वो इतनी जल्दी वापस नहीं आता। तो अब समाजवादी पार्टी से लेकर के कांग्रेस और सबको, उस्ताद चांचड़ू भाई, इनको पूरा यकीन है कि अब ये मोदी का वोटर हो गया है। वो जितने मीडियाबाज थे जो कहते थे ना, बिहार में मैं जब बच्चा था तो सुनता था, अरे ये तो ब्राह्मण और बनियों की पार्टी है, ये क्या चुनाव जीतेगी। मोदी ने पूरी कहानी उलट दी है। अब ये समझ गए हैं कि ये तो दलित ओबीसी की पार्टी है, तो सवर्ण को अलग कर देंगे तो कुछ काम बन जाएगा। पर मुझे ये भूल गए कि बांग्लादेश में जो कुछ अगस्त 2024 में हुआ था जी, उसकी बदौलत पश्चिम बंगाल बदला है। ठीक बात है। 1.5 महीना पहले 1 महीना पहले नेपाल में क्या हुआ, हम सबने देखा। हिंदू राष्ट्र। नेपाल की पूरी जो बॉर्डर है वो यूपी से सटी हुई कम से कम 70% है, बाकी बिहार से है। और चुनाव कहां होने वाला है? यूपी में होने वाला है। तो ये पॉलिटिकल एनालिसिस करने वालों को यूपी चुनाव के लिए नेपाल में क्या चल रहा है वो समझना जरूरी है। और नेपाल में तो योगी आदित्यनाथ जी की पूजा भी होती है, गुरु गोरखनाथ पीठ। इनकी गलती, सबसे बड़ी गलती ये है कि ये इनको मालूम नहीं है लोगों के प्रॉब्लम क्या है। लोगों के प्रॉब्लम सर्वे लेकर डिसाइड करते। फोन करेंगे, पूछेंगे, 50 लोगों को पूछा तो 50 में से 60% बोल रहे हैं, और बाहर से 50 करोड़ लोग हैं। तो जमीन पर जो लोगों के प्रॉब्लम है, अरे कोई भी माय का लाल नहीं निकलेगा कि भाई मेरी विचारधारा पक्की है, मेरी बहन पर बलात्कार हो तो चलेगा, लेकिन साले योग इसको कोई बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। आम इंसान अनुभव पर चलता है, और इंटेलेक्चुअल होता है वो अपने ज्ञान पर चलता है।
तो ज्ञान पता का नहीं। पैर देखो, युधिष्ठिर का रथ जो था वो 2 इंच ऊपर से चलता था ना जमीन के, इसलिए फंस गया। भीम वगैरह का जमीन पर चलता था। नहीं, कर्ण का युधिष्ठिर ज्ञानी था, ये प्रॉब्लम होता है। तो आम जनता जो होती है वो भीम होती है, अर्जुन होती है, युधिष्ठिर नहीं होती। ये बात समझ लो। तो इसलिए जो चल रहा है लोग देख रहे हैं, लोगों को अपना अनुभव इंपॉर्टेंट लगता है। हाँ भाई, हम नाराज है, लेकिन नाराज होने के बावजूद क्या ये बीजेपी से रिश्ता तोड़ सकते हैं? किसके लिए तोड़ेंगे? उससे अगर कम से कम नुकसान ज्यादा न करने वाला कोई हो तो चलेगा, लेकिन सामने बहुत सारे लुच्चे लफंगे ये सब पड़े हुए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक लड़का अगर एक लड़की को बोलता है मैं तुझसे प्यार करता हूं वगैरह वगैरह, लेकिन बहुत दिनों से वो लड़की उसको पहचानती है और उसने रास्ता रोका है, तो वो वापस गुंडों के पास दौड़ेगी नहीं लड़की। वो बोलेगी एक है उसके साथ अच्छी बात करूंगी तो वो रेप तो नहीं करेगा, वो तो रेप करेंगे। समझे? आम इंसान कम से कम नुकसान के आधार पर विचार करता है, अपना वोट बनाता है, लेकिन इंटेलेक्चुअल के लिए वो बात होती नहीं है। उनके लिए आइडियोलॉजी बहुत बड़ी होती है। ठीक बात। तो इसलिए इनको पता नहीं है क्या चल रहा है, और मोदी उनके नफ्स पर हाथ रखे हुए चलते हैं। आज भी 15 अगस्त का प्रोग्राम सही ढंग से सुरक्षा से पूरा होना चाहिए था। अब कल 16 अगस्त है, कल के बाद देखो मोदी और अमित शाह का असली चेहरा, रौद्र रूप क्या होता है, तांडव क्या होता है, ये अगले कुछ महीनों में आपको दिखाई देगा। 15 अगस्त से होना जरूरी था। गुरुजी ने चलते चलते बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। तो चलिए देखते हैं। अभिषेक भाई, आपको प्रणाम, गुरुजी को चरण स्पर्श। आपके आखिरी वीडियो ने मुझे सरकार के कदम को लेकर के कई भ्रम दूर किया। मैं बार बार कहता हूं कि मोदी जी को गाली देने से पहले सोच लो कि भारत के आसपास अभी जियोपॉलिटिकल इवेंट्स क्या हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं और क्या क्या हो रहे हैं। बहुत आसान होता है कि अरे अभिजीत दीपके के आगे झुक गए। विघ्नेश भाई, मैंने पहले भी कहा था, जो 3 अगस्त को कश्मीर में हुआ है ना, 1 अगस्त को, वो इत्तेफाक, 1 अगस्त को हुआ था, वो इत्तेफाक नहीं था। उससे पहले कलकत्ता में जो जैश के आतंकी पकड़े गए थे, वो समझना जरूरी था। सरकार का तो फोकस ही नहीं अभिजीत दीपके के। अभिजीत दीपके है क्या? कुछ नहीं है। असल खेल पहलगाम की जगह इस बार कश्मीर के उस पोर्शन पे होना था जहां पर इंसिडेंट हुआ, मगर सिर्फ 2 सिविलियन मारे गए। पूरे 50 सीआरपीएफ के बड़े अफसर को मारने का इनका प्लान था। उसमें आसिफ मुनीर सफल नहीं हुआ। और ये पूरा वो जो मैंने वीडियो में आज एक्सप्लेन किया है, बहुत बड़ी कहानी है इसके पीछे। थैंक यू बोलिए कि इस देश में मोदी और शाह की सत्ता है, बस इतना ही। एक बात और होती है ना, उनको सरकार चलानी है, पार्टी भी चलानी है। हाँ, जो बीजेपी के समर्थक है वो सिर्फ पार्टी चलाना चाहते हैं, सरकार की बात ही नहीं है। लेकिन इनको पार्टी भी चलानी है, चुनाव जीतने हैं, सरकार भी चलानी है। बिल्कुल, तो कितने बैलेंस संभालने पड़ते हैं, एक कंट्रोल एक नहीं है। और राहुल गांधी को तो कुछ करना ही नहीं है, उसके लिए सब चीजें आसान है। तो इसलिए नैरेटिव की लड़ाई चलती है, और मोदी इसमें बड़े माहिर है। इसलिए 25 साल हार रहे हैं, हारते 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 मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, वर्ल्ड लीडर बने, और फिर भी हार रहे हैं। मैं तो चाहता हूं मोदी हमेशा हारते रहे। चलिए, अगर इसको हार बोलते हैं, इसको झुकना बोलते हैं, तो मोदी को और झुकना चाहिए। ठीक है, ये भी ठीक है। तो दर्शकों, आज के संस्करण में इतना ही। कृपया दोनों चैनल भाव के जो चैनल है, दोनों के प्रतिवाद और प्रतिपक्ष दोनों को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और द अभिषेक तिवारी शो को भी, उसके बस 7 लाख हमारे सब्सक्राइबर होने वाले हैं सामाजिक परिवार के। 1000 और सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, तो 1000 लोग अभी आज ही 1-2 दिन में सब्सक्राइब कर ले तो और अच्छा है। जल्दी जल्दी फिर मिलियन की तरफ बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। जय जय श्री राम। प्रणाम। चरण स्पर्श गुरु जी। अरे जाने से पहले एक लास्ट क्वेश्चन आ गया, अब मैं क्या करूं, इसको ले ही लेता हूं। आप दोनों जमीन पे सामाजिक माध्यम से नहीं,
सवर्ण नाराज दिख रहे हैं, क्या वे महू मुजफ्फरपुर को जल्दी भूल जाएंगे? अरे नहीं भूलेंगे भाई, ग्राउंड पर जब हम जाएंगे रिपोर्टिंग करेंगे। अभी अभी तो यूपी हमने शुरू की है उस्ताद भाई, आप व्याकुल मत होइए। मैं कह रहा हूं यूपी में अखिलेश की पराजय इस बार इतिहास लिखेगी, आप थोड़ा प्रतीक्षा कीजिए, धैर्य मत खोइए, इतिहास लिखेगी इस बार पराजय। धन्यवाद। जी गुरु जी। यूपी में आजाद के पास नजर रखो, वो चंद्रशेखर आजाद है ना, जी जी जी। नीला कबूतर बोलते हैं वो गलत है, वो काला घोड़ा है, डार्क हॉर्स।